बनेंगे नहीं बनेंगे। तो टाइम डिवाइड करो ना, टाइम को इक्वली डिवाइड, उसको एक बैलेंस बनाओ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें जब स्टैट्स तुम पढ़ रहे हो सिर्फ स्टैट्स ही पढ़ रहे हो, जब मैथ पढ़ रहे हो क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम एक रेगुलर शेड्यूल बनाओ ना कि भाई एक घंटे मैथ पढ़ेंगे, एक घंटे स्टैट्स पढ़ेंगे, वैसे फिक्स कर लो। मान लो गेट में 25 मार्क्स का मैथ्स आना है, 25 मार्क्स कम तो नहीं, 25 कट ऑफ जाती है गेट की, 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड हैं, 60 मार्क्स के स्टैट्स हैं, तो भाई उसके मैथ्स ही में भी सर ऐसा लग रहा है ना कि सारे टॉपिक्स नहीं, लीनियर अलजेब्रा स्पेशली दिमाग से निकल जाता है जब भी स्टैट्स पढ़ते हैं तो। तो उसको प्रैक्टिस करो ना, मतलब वही तो कहना, टाइम एक डिवाइड कर लो। जैसे तैयारी कर रहे हो, मान लो तुम 2 घंटे स्टैट्स पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे या आधे घंटे मैथ्स को दो। ये चीज़ें हैं। एप्टीट्यूड के अलावा से कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी। गेट के डिफरेंट पेपर्स का पीवाईक्यू उठाओ, और हर पीवाईक्यू में पहला 10 क्वेश्चन गेट में एप्टीट्यूड ही है, और एप्टीट्यूड एक सेशन में मान लो 10 पेपर का एग्जाम हो रहा है, तो 10 के 10 पेपर में सेम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 फरवरी को एग्जाम है, 9 से 12 में गेट स्टैट्स भी है एग्जाम्पल के लिए, और मैकेनिकल भी है गेट का, तो मैकेनिकल का और स्टैट्स का एप्टीट्यूड कॉमन रहेगा। उसमें 10, मतलब क्योंकि गेट में 30 पेपर्स हैं और 8 शिफ्ट में एग्जाम होने हैं, तो अराउंड 4 पेपर कम से कम एक शिफ्ट में रहेगा, तो उन चारों शिफ्ट का, चारों सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड कॉमन रहेगा। तो तो एप्टीट्यूड साइड वाला हेल्प कर सकता है। हेल्प क्या कर सकता है, वो तो चीटिंग का तुम तरीका ढूंढ रहे हो। मैं कह रहा हूं ये है कि पीवाईक्यूज, बाकी गेट के पीवाईक्यूज का भी एप्टीट्यूड तुम सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हारे एप्टीट्यूड की तैयारी हो जाएगी। तो एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें, पिछले 10 साल के क्वेश्चन डिफरेंट गेट पेपर के उठा लेने, गेट मैथमेटिक्स के उठा लो और उसको ढंग से सॉल्व कर लो, तो हो गया। इस तरह से उसी को कर लिया, तुम्हारा दिमाग फ्रेम में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे करते हैं, बस हो गया। अलग कुछ तैयारी एप्टीट्यूड की नहीं करनी है, लेकिन मैथ स्टैट्स भी तो करनी होगी ना। जैसे गेट में 3 सेक्शन हो गया ना, जैसे बताया मैंने कि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, मैथ गेट एसटी में, और मैथमेटिक्स पोर्शन और एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, ये अराउंड 25 नंबर का अप्रॉक्स है, ये अराउंड 60 नंबर का है, ठीक है जी, देख लो। तो भाई इसको अगर तुम डेली मान लो 2 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे 1 घंटे दे रहे हो, जितना तुम्हें समझ आता है, जितना तुम कर पाते हो, उसके लिए क्या है, थ्योरीज पढ़नी है, थोड़ी सी थ्योरीज रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बाकी और मॉक टेस्ट इतने सारे अपलोड हो रहे हैं उसको सॉल्व करो, तो उससे क्या होगा, चीज़ें दिमाग में बनी रहेगी। वरना बहुत टाइम छोड़ दोगे तो अचानक भूल जाओगे, फिर अचानक फॉर्मूला याद नहीं आएगा, ये चीज़ें हैं। तो रेगुलर रोटेशनल बेसिस पे तुम्हें सिलेबस को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, सो दैट चीज़ें दिमाग में रहे। तो ये चीज़ें हैं, 2 घंटे इसको दो, मान लो 1 घंटे इसको, कभी कभी इसको उठा के सॉल्व कर लो, कभी 1 घंटे आधे मिनट, आधे घंटे 30 मिनट, जो भी है दे सकते हो वैसा कर लो। बट रिवाइज तुम्हें करते रहना पड़ेगा, सिलेबस का भी, पीवाईक्यूज का भी, और फिर बाद में टेस्ट देखो अपना चेक कर लो। अभी गेट का पीवाईक्यू बन रहा है, फुल लेंथ टेस्ट भी, जैसे जैम का भी फुल लेंथ टेस्ट अपलोड होगा, गेट का भी नॉन पीवाईक्यूज भी अपलोड करूंगा, जैसे 19 का पेपर, 20 का पेपर, 21 का, एज इट इज़ जैसे पेपर है वैसे ही अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे। तो वहाँ टेस्ट देकर तुम चेक कर सकते हो कितनी तुम्हारी ठीक तैयारी हुई है। एटलीस्ट पीवाईक्यू में तो 100 में 100 आने चाहिए उस करके, क्योंकि इतनी तैयारी तो पहले कर लो कि वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ तुम्हें सब आते हैं, रट्टा नहीं मारने आंसर, तुम्हें अप्रोच बताओ क्वेश्चंस का कि कैसे सॉल्व होगा, ये अगर ये गिवन है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर तक पहुंचने हैं, तो वो हो जाएगा। फिर बाकी 15 से 20 25 क्वेश्चन फुल लेंथ मॉक टेस्ट पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू के अलावा नॉन पीवाईक्यू अपलोड होगा गेट स्टैटिस्टिक्स का, कम से कम 20 25 तो होगा, ठीक है, नॉन पीवाईक्यू ये है। इस तरह से वो भी दे सकते हो। बाकी जैम का फुल सिलेबस 65 मार्क्स का है, मैथ स्टैट्स मिला के, मतलब जैम 100% सिलेबस 65 मार्क्स का गेट में अराउंड है, तो उससे तुम 65 मार्क्स यहाँ कवर हो रहा है। बट वही है कि तुम गेट की तैयारी करो तो गेट पे पूरा फोकस करो, लेकिन पीवाईक्यू जैम का भी रिवाइज कर लो, एक बार सॉल्व कर लो पूरा, गेट का भी कर लो। अगर नेट भी अब तैयारी करो तो नेट का पीवाईक्यू भी करके देख सकते हो, क्योंकि नेट के क्वेश्चंस भी गेट जैसे ही हैं जो कॉमन सिलेबस का है, क्योंकि जैम का सिलेबस सबसेट है गेट के सिलेबस का, गेट का सिलेबस सबसेट है नेट का, क्योंकि नेट में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो गेट पूरा सिलेबस नेट में है, जैम पूरा सिलेबस गेट में है, इस तरह से है, तो वैसा है। सर जो अभी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में जो पोर्शन पढ़ा है ना, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे टफेस्ट पार्ट था ना ये? हाँ थोड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस मैथमेटिकल थोड़ा अप्रोच काम आता है जी, मुश्किल है थोड़ा सा ये पार्ट। बाकी आसान है, एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं, जो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बाकी पोर्शन आसान है, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है। क्योंकि मैंने देखा है ना, जैसे कि डाउट वाला होता है तो यहाँ पर ज्यादा है कि वो हाँ कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, और बाकी में श्योर है कि ऐसे ऐसे, तो बस सही कह रहे यही। हैं। तो थोड़ा ज़्यादा वर्क कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, तो डिफरेंट बुक से उठा के पढ़ लीजिए, जो लिमिट थ्योरम के कॉन्सेप्ट है, चाहे भीके रोहतगी वाली बुक हो गई, या कैसेला बर्गर है, या और भी जो प्रोबेबिलिटी की बुक जितने भी आप जानते हैं, गुप्ता कपूर है, हर बुक से एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाओ, लिमिट थ्योरम के डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम्स पढ़ो, एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, फिर पीवाईक्यू उठाओ तो आसान लगेगा। समहाउ आपको सॉल्व क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, पहले खुद करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, फिर समझने की कोशिश करो, नहीं हो रहा था आप मुझसे पूछो, ये चीज़ें हैं। सबसे आसान तो एप्टीट्यूड आता है। हैं हाँ
सबसे इजी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो इजी, एप्टीट्यूड में कुछ है ही नहीं ना, वो तो बेसिक Yes, 9th-10th वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है 9th-10th क्लास में जो हमने पढ़ रखे हैं। सिंपल ही आता है। हाँ जैसे मैंने लास्ट ईयर दिया था, जैसे 15 मार्क का आता तो 15 आउट ऑफ 15 वो सारे सही हुए थे। अरे वाह, 10 हाँ में से। कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई एक नॉर्मल बच्चा 15 में से 10 प्लस, और ये बहुत स्कोरिंग है, 15 कम बहुत मार्क्स easy, नहीं है। यस सर, स्कोरिंग है। हाँ, कि इसमें आप अपना रैंक एक एक नंबर से रैंक चेंज होता है ना, जैसे 26 होता है, मार्क्स पे 200 समथिंग रैंक था इस बार। हालांकि उस बच्चे को भी एमटेक मिल गया आईआईटी खड़गपुर में, वो है आई थिंक क्या जी नाम। सर, जैसे हम दो दोस्त थे, तो जैसे हमारे और उसके में सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंट आया था। हाँ उसका रैंक 80 था, मेरा रैंक 68। 65 था, 68। हाँ 68, उसका हाँ 80, मतलब सिर्फ 1 रैंक का डिफरेंस था। एक मार्क्स में देखो, एक मार्क्स में मार्क का डिफरेंस, इसमें 12 रैंक के डिफरेंस। 12 रैंक के डिफरेंस आ गए, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि वो एक एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम में। ये है, तो आप अच्छा स्कोर करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो 15 में 15 लाया जा सकता है, बहुत ईजी है। उसके लिए क्या है, कुछ एप्टीट्यूड आता है। पहले से कर लो तो ईजी हो जाएगा, ईजी है। एक तो पहले तो बिलीव करना होता है, बहुत सारे बच्चे ना डरे रहते हैं, वो डर जाते हैं। हाँ वही पहले तो बिलीव करना होगा आपको कि आसान है, आप कर लोगे, क्योंकि बिलीव नहीं कर लास्ट ईयर पाओगे तो तो हम ऐसे ही गए थे, मतलब मैथ मैंने पढ़ा भी नहीं था, और हाँ स्टैट तो पढ़ा था, और एप्टीट्यूड मतलब जब पेपर भी देने जा रहे थे यही सोच के जा रहे थे अभी चल के एप्टीट्यूड ही करना है। मैथ तो अच्छा करना नहीं। हाँ, तो आसान, मतलब पहले बिलीव करो कि आप कर लोगे, और आसान है चीज़ें, बस थोड़े एफर्ट्स हाँ, डालने की ज़रूरत है, हो जाएगा। ये लेकिन है। ये सर सर टेक्निकल एग्जाम है तो ये एप्टीट्यूड उस हिसाब से बनाते नहीं है, बस हाँ, सिंपल ही बनाते हैं। और एप्टीट्यूड में कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, वो जनरल है, सबके लिए हाँ है। वो जनरल चाहे है, वो कोई इसी पर। किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैट्स हो, मैथ्स हो, चाहे डिफरेंट आर्ट्स वाले, इकोनॉमिक्स है, ये सब बायोलॉजी वाले, बायोटेक में भी गेट उठ है, तो सब में सेम एप्टीट्यूड है, तो इसमें कोई और एक्सपर्टीज नहीं इसको चाहिए। हाँ टाइम भी रहता है ना, 3 घंटे का टाइम है प्रॉपर, तो हाँ टाइम सफिशियंट होता है कि क्वेश्चन बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ के आराम से करो। हाँ, टोटल 65 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन यस। अराउंड है ना, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। अब बाकी ये दोनों मिला के 55 है, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ सही तो है। उसके अराउंड से ना, तो ये है। तो मतलब आप सही से ऑप्टिमाइज करो, गेट में अच्छा रैंक लाना आसान है, ये चीज़ है। Yes. और जो लोग पीएचडी करे, जो कुछ बच्चे मैं देखता हूँ तैयारी कर रहे हैं, सर नेट नहीं निकल रहा, तो अगर पीएचडी करने का पर्पस है तो गेट निकाल कर पीएचडी इजीली हो जाएगा। इस बार बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया है, और नेट बाद में निकाल लेना, जब पीएचडी कर रहे हो उस दौरान नेट देते रहो, बार बार हर 6 महीने पर नेट का एग्जाम होता है, तो उस दौरान पीएचडी के दौरान नेट देते रहो, निकल जाएगा, एक न एक बार तो निकल ही जाएगा। उसमें अलग से कुछ तैयारी भी नहीं करनी होगी, पीएचडी में जो कोर्स वर्क में पढ़ोगे वही चीज़ें वहाँ हेल्प करेगी। तो जिनको पीएचडी करना उनके लिए क्या, गेट एक सेफ रास्ता है, आसान रास्ता है, इजीली गेट में पीएचडी मिल जाएगा स्टैट्स में, अगर पीएचडी आईआईटी से करना हो तो ये चीज़ है। तो जिनको पीएचडी करनी है तो उनके लिए गेट, और गेट अगर निकालना भी डेटा आसान है। साइंस जी डेटा साइंस से पीएचडी करना है तो उसके लिए कितना रैंक आना चाहिए अप्रोक्सीमेट, तो आईआईटी मिल जाएगा? हाँ, मैंने पहले भी रिपीट किया कि रैंक से आईआईटी नहीं मिलता, आईआईटी रैंक जस्ट हमें वहाँ तक पहुँचाता है, रिटर्न इंटरव्यू देने तक, इंस्टीट्यूट तक। उसके बाद आपको अपना परफॉर्मेंस देखना था। अगर डेटा साइंस में पीएचडी करनी, जैसे इस बार जैसे मेरा स्टूडेंट निखिल, मेरा दोस्त ही था एक्चुअली, वो आईआईटी वहाँ से कर रहा है, गुवाहाटी से डेटा साइंस पीएचडी कर रहा। इस बार नवीन था, नवीन वर्षनी, जिसके 22 रैंक था इस बार, है ना, 45 मार्क्स थे उसके, हाँ शायद, तो उसके वो भी गुवाहाटी ज्वाइन किया, सेम इंस्टीट्यूट। अभी शत्रुघ्न था एक, वो आईआईटी कानपुर से एमएससी स्टैट्स में किया, अभी वो आईआईटी रोपर में डेटा साइंस में पीएचडी ज्वाइन किया है। तो ये लोग वो हैं जो गेट निकाल कर पीएचडी में एडमिशन ले लिए। और भी लोग हैं, जैसे पौलमी थी, भुवनेश्वर से कर रही है पीएचडी स्टैट्स में, बाकी हर्षिता बॉम्बे से कर रही है, आदित्य बॉम्बे से कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं। तो ये सब गेट निकाल के किए हैं। तो आप डेटा साइंस में करना चाहो या स्टैट्स में करना चाहो, गेट जस्ट आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाता है। गेट अब रैंक जितना अच्छा ले आओ, तो गेट में आपको अंडर 100 रैंक लाना अच्छा रहेगा, इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे कहीं भी, किसी भी आईआईटी में इजीली शॉर्टलिस्ट करेंगे अंडर 100 रैंक पे, ठीक है ना। जैसे कि पौलमी का रैंक तो मुझे लगता है 215 था अराउंड, जो पौलमी जेना है, जिसका अभी आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी कर रही है स्टैट्स में, तो 216 रैंक पे आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी स्टैट्स में एडमिशन मिल गया उसको। ये है तो सर फिर उसके बाद हाँ डेटा साइंटिस्ट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा ना? हाँ हाँ, अगर डेटा तो उसके बाद आप पीएचडी करोगे, पीएचडी डेटा साइंस में करके आपके पास कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो बहुत हाई प्रोफाइल, गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या आईबीएम, ये सब हैं, तो जो डेटा साइंटिस्ट लोगों के लिए जो सीनियर पोजीशंस हैं, उसके लिए पीएचडी वाले कैंडिडेट ही ढूंढते हैं सीनियर पोजीशन के लिए, ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि सीनियर सर ऐसे हमारा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, एमएससी, वो लोग नॉन टेक्निकल मांगते, तो फिर वो लोग हम लोग का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, तो जरूरी फिर नहीं है। अभी लिंक्डइन में मुझे एक रिक्रूटर ने गूगल से कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया था
कि आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पीएचडी डेटा साइंस, पोजीशन का नाम है पीएचडी डेटा साइंटिस्ट, उन्होंने नाम ही रखा हुआ है पीएचडी डेटा, मतलब पीएचडी के लोग ही एलिजिबल है, तो उन्होंने ऐसे किया था। तो खुद ढूंढ रहे होते हैं कोई पीएचडी स्टैटिस्टिक्स वाले कैंडिडेट हो जो इसमें इंटरेस्टेड है रोल में। तो ऐसा नहीं, पीएचडी स्टैट्स या पीएचडी डेटा साइंस ये सब सिमिलर रोल ही हैं, बस सब्जेक्ट का नाम अलग है, वर्क तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है ना। ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड एक दूसरे से है। तो उस तरह से, लेकिन आप अच्छे से पहले गेट निकालो, एडमिशन लो, पीएचडी में अच्छा वर्क करो। पीएचडी में जब अच्छा वर्क करोगे तो इजीली आपको अच्छे कॉर्पोरेट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा और एकेडमिक में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, है ना। कॉर्पोरेट वाले भी बहुत सारे लोग पीएचडी करके ज्वाइन करते हैं, किए हैं, मैं जानता भी कोई लोग को, बहुत अच्छा। अभी मैं कॉन्फ्रेंस में जैसे जाता हूँ, अभी मुझे मिले थे, अभी मैं कुछ दिन पहले पुणे यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ एक्सेंचर में तो थे, वो आए थे आई थिंक ये लोग, तो उनको 65 लाख पर एनम का पैकेज मिल रहा है, मतलब वो वर्क कर रहे एज ए डेटा साइंटिस्ट। वहाँ पे बताया था, नाम मैं भूल गया, मतलब ऐसे लोग आते हैं ना वहाँ प्रेजेंटेशन देने, क्योंकि वो लोग R&D में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो भी रिसर्च पेपर लिखते हैं। फिर कॉन्फ्रेंस में क्या है, रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है कि सब लोग आते हैं, अपना रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है, बाकी एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। तो ये है, तो वहाँ भी जो लोग पीएचडी करके, जो लोग एकेडमिक में नहीं हैं, मतलब कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी सैलरी मिलता है, अराउंड 50 लाख से 1 करोड़ इजीली मिल जाएगा आपको पीएचडी के बाद, अगर अच्छा आप वर्क करोगे तो। फील होता होगा ना, हम्म। बहुत अच्छा फील होता होगा, मतलब लाइक कि कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, मतलब हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि आप इतना वर्क करोगे, पीएचडी करना इतना आसान नहीं है ना। आप पीएचडी में 4-5 साल स्पेंड करते हो, तो वो तो आप खुद ही आपको लगेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एफर्ट करोगे तो अच्छा तो लगेगा, ये चीज़ें हैं। हाँ सर आप तो कह रहे थे 3 साल में भी पीएचडी हो सकती है। हाँ, मैंने खुद 3 साल में किया है, तो वो हाँ, नॉर्मली 4-5 साल लगते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चों के 90% बच्चे 4 to 5 ईयर में कंप्लीट करते हैं ना, 10% एक्सट्रीम है, कुछ तो 8 साल में भी करते हैं। मेरे कुछ सीनियर लोग हैं जिनको 7-8 साल लगे हैं, तो वैसे हैं। तो वो तो डिपेंड सर करता है। इतनी टफ होती है क्या कि कोई 3 साल में नहीं कर पाता? टफ नहीं है, पीएचडी में कुछ नहीं करना, तुम्हें अकेले काम करना है गाइड के साथ। पीएचडी ऐसा थोड़ी है कि पीएचडी में तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी में तुम्हें समहाउ रिसर्च पेपर लिखने हैं, पब्लिश करने हैं, जितना जल्दी तुम पब्लिश कर लिए तुम्हारा पीएचडी उतना जल्दी हो गया। क्योंकि पीएचडी डिग्री की क्राइटेरिया है, जैसे खड़गपुर की क्राइटेरिया थी कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए तुम्हारे, हो गया। तो तुम 2 रिसर्च पेपर चाहो तो 2 महीने में कर लो, या 2 साल में कर लो, या 8 साल में करो, ये चीज़ें हैं। लेकिन मिनिमम उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 3 साल से पहले किसी को डिग्री नहीं देंगे। तो 3 साल मैंने भी पूरा किया है, तो 3 साल से पहले किसी को डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब वो रूल है कि मिनिमम 3 साल स्पेंड करने होंगे पीएचडी के लिए इंस्टीट्यूट में। तो वो चीज़ है। मुश्किल क्या हो तो रिसर्च पे, आप उसमें भी डिपेंड करता है कोई कैसा रिसर्च कर रहा है ना, कि उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया, बंदे का अपना इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं पीएचडी में। फ्रस्ट्रेटेड लोग भी मिलेंगे पीएचडी में आपको, है ना, वैसे भी हैं बहुत सारे लोग जो अच्छा दिल से काम करते हैं। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसमें पीएचडी में कोई इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है। पीएचडी में 2 ही पर्सन इंपॉर्टेंट है, एक तुम, एक तुम्हारा सुपरवाइजर, बस 2 ही लोग इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है पीएचडी में, चाहे कहीं से पीएचडी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड करता है रिसर्च, कोई हो सकता है छोटे इंस्टीट्यूट के लोग बहुत अच्छा रिसर्च करें, कोई बड़े इंस्टीट्यूट के लोग अच्छा ना कर पाए, ऐसा है। तो पीएचडी में बस 2 ही लोग हैं, तुम और तुम्हारा सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर गाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, बाकी काम तुम्हें करना है, ये चीज़ें। पीएचडी मुश्किल क्या है वो तो डिपेंड करता है ना, गाइडेंस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको कोई बता नहीं सकता कि पीएचडी क्या है। कोई बच्चे किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका ये मतलब वो कमज़ोर है, हो सकता है उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, ये ठीक है। तो ऐसा तो प्रॉब्लम क्लास रखा था आज, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर लेंगे, लेकिन ठीक है जो भी है। हाँ प्रॉब्लम तो सॉल्व ठीक है, थैंक यू। हाँ मिलते हैं कल से, एस्टिमेशन स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे एस्टिमेशन और नेट एक साथ पढ़ाएंगे